अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक पैरामैग्नेटिज्म के बारे में है। हम लैग्रैंजियन क्लासिकल थ्योरी देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। ससेप्टेबिलिटी निकालेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की दो तरीके होते हैं, जैसे हमने डायामैग्नेटिज्म का देखा था कि क्लासिकल और क्वांटम। तो इसी बुनियाद पे आज हम पैरामैग्नेटिज्म को पहले क्लासिकल मेथड के अप्रोच पे देखेंगे, कल के लेक्चर में फिर क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। तो ठीक होगी बात जनाब, शुरू करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म उन एटम आयंस या मॉलिक्यूल में होगा जिसे हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिनके पास। ठीक होगी बात। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मटेरियल नहीं पड़े होते तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई भी नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं पैदा करते। मगर जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाती है तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से कि नेट मैग्नेटाइजेशन पैरेलल हो जाती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात सादा सादा सी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनके पास ये यानी ससेप्टेबिलिटी जो होती है इंतहाई कम आती है, मगर पॉजिटिव आती है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी याद थी ना, यानी कि आपके पास वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। आगे चलते हैं। फिर आपके पास पैरामैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो किस वजह से होता है, यानी आयंस के अंदर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे स्पिन इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन की, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस का। तो ये मेजर वजूहात होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी वजूहात हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी है? ऑर्बिटल मोशन ही होगी। फिर पैरामैग्नेटिज्म हम किन में ऑब्जर्व करते हैं? मेटल्स के अंदर खास तौर पे, फिर एटम और मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फ्री सोडियम एटम या गैसेस, आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें। फिर वो कंपाउंड जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। फिर ये यानी वो आप मुख्तलिफ चीजें आप देख रहे हैं। फ्री एटम और आयंस जिनमें पार्शली इनर शेल होगा, यानी रेयर अर्थ आपके पास, और आपके पास यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसके हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं थ्योरी बुनियादी तौर पे क्या है। तो लैग्रैंजियन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जब हम देखेंगे तो हम एक बुनियादी तौर पे क्लासिकल अप्रोच के तहत चल रहे हैं। तो आपने इसमें एक चीज सपोज करनी है कि आपके पास जो ये सब्सटेंस है इसको मानो ऐसे कि ये गैस है जिसमें n एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, और उनके पास जो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसे मैग्नेटिक नीडल्स के तौर पे भी याद रखने के लिए तस्वीर जब बनती है तो उससे समझ आ जाती है। अच्छा, हमने इसे गैस क्यों माना? क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या जिसे मैग्नेटिक नीडल्स आप कह रहे हो, ये इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे गैस, आइडियल गैस के पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करते। फिर आप जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हो तो ये डाइपोल्स अपने आप को ओरिएंटेड करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मगर जो थर्मल एनर्जी होती है वो अपोज करती है, वो इनको अलाइन करने से रोकती है। तो ये कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हो पाते, बल्कि कुछ एंगल थीटा बना पाते हैं अप्लाइड फील्ड के साथ, यानी जीरो एंगल पे नहीं जाते, सम कोई एंगल बन रहा होता है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की, हम जानते हैं म्यू डॉट बी माइनस के साथ, तो म्यू बिकॉज ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखें तो ये मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे ये प्रोपोर्शनल होंगे। इस फार्मूले को देखो, माइनस सी के बाई टी, ई अब हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू बी कॉस थीटा ओवर के टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगी बुनियादी तौर पे। अब ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है थीटा और थीटा प्लस थीटा डॉट के अंदर कितने होंगे, तो वो जो नंबर है डी एन, हम कहेंगे कि सॉलिड एंगल के अंदर देखा जाए जो एक कोन बनेगी तो थीटा प्लस डी थीटा के अंदर वो फार्मूला ये आ जाएगा। यहाँ पे डी एन उनकी तादाद है जो एक मखसूस रेंज के अंदर यानी थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के अंदर है। और वो जाहिर सी बात है, ये आपके पास आपने पहले डिस्ट्रीब्यूशन लगाई, डी डब्ल्यू यहाँ पे सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, डी डब्ल्यू के यानी सॉलिड एंगल की जगह 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो एक कोन का जो आपके पास सॉलिड एंगल बनेगा वो यही आ जाएगा। के हम मान लेते हैं 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो यानी डाइपोल कंट्रीब्यूट करेंगे आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट में, वो एक कंपोनेंट होगा म्यू कॉज ऑफ थीटा।
ठीक है? तो आपके पास जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा फील्ड की डायरेक्शन में वो कैंसिल करेंगे, यानी हम 2 कंपोनेंट बनाएँगे ना, तो उनमें से एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, एक ऐसा आएगा जो सपोर्ट करेगा। तो जो एवरेज कंपोनेंट होगा हर एटम का जो आपके पास उस फील्ड की डायरेक्शन में होगा, उसे नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम से, ताकि नेट मैग्नेटाइजेशन हासिल हो सके। सादा-सादा लफ्ज़ों में दोबारा बताता हूँ कि आपके डाइपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट बनने हैं, उनमें से एक कंपोनेंट हर 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 ईच डाइपोल का ऐसा होगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा और एक सपोर्ट कर रहा होगा। उनको आपने टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि मैग्नेटाइजेशन हासिल हो। तो आप देखो मैंने यही किया। एम एन क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए पर यूनिट वॉल्यूम, और आपने उसको उसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास कॉस थीटा एवरेज है। जब ढेर सारे कंपोनेंट होंगे तो इसकी वैल्यू को निकालना जरा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज की है। अच्छा नहीं, तो अब क्या है कि म्यू कॉस थीटा डीएन हमने कर दिया, 0 से पाई की रेंज के अंदर हमने देखा है। इसी तरीके से यानी आपने स्टैटिस्टिक्स लगाई है एक तरह से एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, कि जो टोटल उस रेंज के अंदर और उनकी तादाद से डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं डीएन की वैल्यू, वो हमने डीएन की वैल्यू लगा दी। के 1 था तो वो मैंने मेंशन नहीं किया। अब आप कांस्टेंट बाहर उठा के ले जाओ, बाकी चीजों को थोड़ा सा तरतीब दे के लिख लो, तो 2 पाई से कट जाएगा, सिंपल म्यू बचेगा। अब आपके पास x बराबर आ जाएगा किस चीज के, म्यू बी ओवर के टी के, वो सब्सटीट्यूशन की जा सकती है। म्यू बी ओवर के टी कॉस थीटा वाई के बराबर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी वाई के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर भी आप जब यहाँ पे भी माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है, तो नेगेटिव नेगेटिव से खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने किया नहीं है, अंडरस्टूड सी बात थी, तो आप इसकी जगह डी वाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात? तो अब ये इस रूप में आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। अब जनाब क्या है कि y एक्सपोनेंशियल एक्स वाई डी वाई और नीचे एक्सपोनेंशियल एक्स वाई डी वाई। तो इसको 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो मैंने ये है कि आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिख दिए हैं, ऊपर वाले के साथ जब आप लिमिट्स लगा के सॉल्व करोगे, नीचे वाले को भी सॉल्व करोगे, तो ऐसे। दूसरा एक हो सकता है कि आप dy ओवर dy ले लो और ये log का फंक्शन बन जाएगा, ऊपर आप इसे देख सकते हैं, उसके जरिए भी सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। तो मैंने चूंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल का तरीका इख्तियार किया है, तो इसके जरिए मैं इसे लेके सॉल्व कर लूंगा। अब आप जब लिमिट्स मैंने डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, नीचे भी सेम आएगा बट विद नेगेटिव साइन आएगा, -1/x, और ये सारी चीज आपके पास जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर लिखा हुआ है कॉट एच एक्स हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या है जनाब कि आप जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो, उसमें अगर ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसे हम एल एक्स लिख देते हैं, तो ये एल एक्स क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन कहलाएगा। ठीक होगी बात? अब आप इसको एक्सपैंड अगर करते हो, जब आप यानी नॉर्मल फील्ड स्ट्रेंथ पे होते हो, लेबोरेटरी कंडीशन में यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो कॉट एक्स की सीरीज क्या होगी, 1/x प्लस x/3। तो वो 1/x इस 1/x से कट जाएगा, सिंपल x/3 बचेगा। तो यही मैंने लिखा कि अप्रोक्सीमेटेड आपके पास x/3 होगा, तो ये वैल्यू मैंने वैल्यू प्लेस कर दी x/3। अब आप जानते हो x तो आपने सारे का सारा किसके बराबर लिया था, म्यू बाई के टी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लगा दी। अब आपके पास जो आपने मैग्नेटाइजेशन टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट देखा था, उसकी में आप एल की वैल्यू लगा दो, तो एन म्यू स्क्वायर बी ओवर 3 के टी आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है एम ओवर बी है, वैल्यू लगाई बी, बी से कट जाएगा, एन म्यू स्क्वायर ओवर 3 के टी आ जाएगा। अगर आप इसमें देखो एन भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, 3 के टी भी 3 के भी कांस्टेंट है, तो ये क्यूरी कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम इस सारे कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपकी ससेप्टेबिलिटी बराबर आ जाएगी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के। ये जो फार्मूला है इक्वेशन 1, इसे हम क्यूरी लॉ कहते हैं, और ये कब होल्ड करता है, जब म्यू बी यानी आपके पास वेरी वेरी लेस देन होता है किससे, केटी से। अब अगर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या टेम्परेचर कम हो गया, तो आपके पास Lx अप्रोच करेगा यूनिटी को। तो अब आप देखो मैंने उस फार्मूले के अंदर Lx की जगह 1 लगा दिया है, तो ये n न्यू आ जाएगा, जो ये सैचुरेशन कंडीशन कहलाएगी जब कंप्लीट अलाइनमेंट आएंगे डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के साथ, तो इसे हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोल देते हैं। ठीक होगी बात? तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने पैरामैग्नेटिज्म को देखा, हमने उसकी क्लासिकल थ्योरी देखी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।